हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपनी तबीयत का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मौसम थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा है, तो प्लीज़ अपनी तबीयत का भी साथ के साथ ध्यान रखें, है ना। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एक सिंपल टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंपल पॉइंट है बच्चों, चलो डिस्कशन करते हैं, है ना। देखिए, आप सभी को पता है ये चीज़ कि जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं ना बच्चों, तो इनमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। और अगर वेव को अगर आप समझते हैं तो हम बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र अगर ऐसा ऑसिलेट कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी के सापेक्ष कुछ ऐसा ऑसिलेट करता है ना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये शायद आपको पता भी होगा, अपन ने ऐसा ही डिस्कशन किया है हर बार। अरे किया है, नहीं किया है? एक तरफ विद्युत क्षेत्र होता है और एक तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, लेकिन दोनों के दोनों क्या करते रहते हैं, दोलन गति करते रहते हैं। ये तो क्लियर है। चलिए, अगर वो दोलन गति कर रहे हैं और मान करके चलते हैं कि जो किरण की डायरेक्शन है, लेट सपोज करते हैं कि माना कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, तरंग धनात्मक x दिशा में संचित हो रही है ना, धनात्मक x दिशा में जा रही है, हो रही है, ऐसा मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र प्लस y दिशा में वह चुंबकीय क्षेत्र जो है वह प्लस z दिशा में है। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक सदिश अपन पढ़ेंगे, पॉइंटिंग सदिश, और ये पॉइंटिंग सदिश विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा को बताता है। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट होगा वो अपन पॉइंटिंग सदिश को अपन डिस्कस करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वो ये फिर ये एक्स वाई जेड कैसे पता चला वो हमें पता चल जाएगा। अभी तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों, संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। इसका मतलब एक एक्स दिशा में होगा, एक वाई में होगा और एक जेड में होगा। ठीक है, तो हमने लिखा, ये देखो लिखने का तरीका समझिएगा, विद्युत क्षेत्र को कैसे लिखेंगे। तो हमने लिखा विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में जा रहा है, हमने बोला वाई में जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस का डायरेक्शन है, माइनस बीच में लगा हुआ है तो ये धनात्मक एक्स में है। अगर प्लस लगा हुआ होता तो ये ऋणात्मक एक्स में होता। ध्यान में रखना, ये जो अगर ये बीच का साइन जो है ना, ये अगर माइनस है तो वो प्लस के एक्स में, और अगर वो प्लस होता तो फिर ये माइनस के एक्स में होता। ठीक है, तो मैं इस विद्युत क्षेत्र को क्या लिखता, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पर ये x है ना, ये बता रहा है कि ये x डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन है वो यहाँ से पता चलेगा। अगर बीच में माइनस है तो धनात्मक x, बीच में प्लस होता तो ऋणात्मक x। लेट सपोज करो कहीं ऐसा लिखा हुआ है ई नॉट साइन ऑफ के जेड, सॉरी साइन ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी, और क्वेश्चन ये है कि बताओ कौन सी दिशा में जाए, विद्युत क्षेत्र के दोलन कौन सी दिशा में है। तो फिर हमने ये देखा कि भैया ये z दिशा में है। कौन सी दिशा में है, z में। k के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो दिशा को बताता है। फिर वो z प्लस का है या माइनस का है वो यहाँ से पता चलेगा। अगर बीच का साइन प्लस का है तो फिर ये माइनस z में जा रहा है, और अगर बीच का साइन माइनस का होता तो ये प्लस z में जा रहा होता। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन दिमाग में रखेंगे। डन हुआ ये बात? हाँ, चलो तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार के लिए, ये सारी रामायण को हटाओ और एक बार के लिए काम करना चालू कर देते हैं। हो गया? देखो क्या हो रहा है। तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र जो है वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। विद्युत क्षेत्र को हमने लिखा ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और वाई डायरेक्शन में था इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया जे कैप। बताओ कोई दिक्कत है क्या?
ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रहा था, है ना, तो हमने लिखा ये बी नॉट आएगा। फिर साइन ऑफ के एक्स, दोनों की कला समान होनी चाहिए, मतलब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला काम है ना, दोनों का सेम होना चाहिए, बस यहाँ पर आएगा क्या, के कैप। ठीक है, ये हुआ। फिर दूसरा हमें ये भी पता होना चाहिए कि C इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, हर जगह काम करता है देवताओं, है ना, ये चीज़ हमेशा काम करेगी, हर किसी के लिए काम करेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। ये डन हुआ क्या? अब ये दोनों ही तात्क्षणिक मान है। कैसे मान है? तात्क्षणिक मान है। और अगर ये तात्क्षणिक मान है तो इनसे निकलने वाली ऊर्जा भी तात्क्षणिक ही होगी। इनसे निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी? तात्क्षणिक होगी। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब ऊर्जा कैसे देखेंगे वो समझते हैं। तो हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ये टॉपिक अपन ने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, चैप्टर नंबर 2। संधारित्र याद है? संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है वह विद्युत क्षेत्र में संचित होती है ना। यही तो है, प्लेटों के बीच में क्या होता है, जो ऊर्जा संचित होती है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र था, तो ऊर्जा भी किस में संचित होगी? विद्युत क्षेत्र में। तो हम बोलते हैं कि एकांक आयतन में संचित विद्युतीय ऊर्जा को घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो टॉपिक हमें वहाँ से रिलेट करना पड़ेगा और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो पहले समझते हैं। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, और ये कितनी है? तो हमने लिखा ये है यू ई और ये स्मॉल यू है, ये बात ध्यान में रखना। और इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, वो ध्यान में रखो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, है ना। और ये जो ऊर्जा है वो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है, इसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं, है ना। इसका वैसे फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, कैपिटल यू में डिवाइड लग रहा है कुल आयतन का। ठीक है, कैपिटल यू में कुल आयतन का डिवाइड लग रहा है, तब जाके ये आता है। ठीक है, लेकिन अभी यू ई ध्यान में रखो, स्मॉल यू ई है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ। ऐसे ही एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की भी बात करता हूँ, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र भी दोलन करता है, तो हमने लिखा चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? देखो, अगर आपको ये याद है चैप्टर नंबर 6 में अपन ने, चैप्टर नंबर 6 और 5 में अपन ने इंटरचेंज करना समझा था, है ना। तो अपन ने ये देखा था कि जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र का ई आता है चुंबकीय क्षेत्र में वो बी में कन्वर्ट होता है, और जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में वो 1/μ0 होता है, वो 1/μ0 होता है। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में देखता हूँ ऊर्जा को, तो इसे मैं लिखूंगा यूबी, और यूबी का मान होगा 1/2 ऐसा का ऐसा। ये एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0 1/μ0 और ई की जगह बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2μ0। ये बात ध्यान में रखना, चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा इतनी होती है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है।
तो अगर हम ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु ऊर्जा घनत्व क्या होगा? कौन सी तरंगों के लिए? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ऊर्जा घनत्व। तो हमने लिखा विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों ये बात समझो, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो भैया दोनों का योग होगा नहीं होगा? होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा u स्मॉल u इज इक्वल्स टू यू ई, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व प्लस चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र का कितना? 1/2, एक मिनट, यहाँ पे म्यू नॉट और ऊपर आएगा बी स्क्वायर। ऐसा ही था क्या? ये तो हुआ तात्क्षणिक मान। ये कौन सा मान हुआ? तात्क्षणिक। ठीक है, हमें निकालना होता है औसत। अब तात्क्षणिक मान कैसा? तो यहाँ पे ई और बी दोनों का खुद का एक मान है ना रे देवताओं। तो हमने लिखा यू वास्तविकता में कुछ ऐसा है बच्चों, ये कुछ ऐसा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह मैं लिखूंगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी नहीं, पहले के एक्स लिखा था अपन ने वहाँ पे, है ना। तो हमने लिखा साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, फिर प्लस 1/2 म्यू नॉट और बी की जगह लिखेंगे बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे ई का स्क्वायर है बच्चों, तो ये भी इधर भी स्क्वायर आएगा और साइन के भी स्क्वायर आएगा। ऐसे ये बी नॉट का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा। मेरे हिसाब से ये तो ठीक होगा, ऐसा ही करेंगे, मैथमेटिक्स तो यही बोलती है। चलिए, ये तात्क्षणिक मान है ऊर्जा का, ऊर्जा घनत्व का। तो औसत ऊर्जा घनत्व कितनी आएगी? तो आपको औसत लेना पड़ेगा, और यही इंपॉर्टेंट है, औसत ऊर्जा घनत्व पूछा जाता है। तो हमने लिखा औसत ऊर्जा घनत्व। औसत ऊर्जा घनत्व होगा u और इसके साथ में एवरेज लगा दो। ठीक है, तो फिर ये किसके बराबर होगा? विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है उसका औसत लो, प्लस चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है उसका भी क्या लो? औसत लो। कुल मिलाकर के इन दोनों भागों का क्या लेना पड़ेगा? औसत लेना पड़ेगा। और आपको 7th चैप्टर अगर याद है तो वहाँ पे अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे हैं, क्या भाई? साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इन सभी का औसत 1/2 होता है। होता है नहीं होता? ये अपन ने वहाँ पे फैक्ट लिखा था, वो यहाँ पे यूज़ होगा। देखो साइन स्क्वायर का पद आ रहा है ओमेगा टी वाले में, है ना, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ रहा है, लेकिन होगा औसत इतना ही, 1/2 ही होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो साइन स्क्वायर के पद का औसत हमेशा 1/2 होता है, या कॉस स्क्वायर के पद का भी औसत 1/2 होता है। तो हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया भैया कि भैया हम तो औसत ले रहे हैं, औसत को लिखने का तरीका ऐसा ही है भैया। 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर, ऐसा का ऐसा अधिकतम मान है, ई नॉट आयाम है, और आपको औसत साइन स्क्वायर का लेना है, तो साइन स्क्वायर को ऐसा लिखो, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका औसत इस तरीके से। ठीक है, प्लस बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, और औसत वापस से किसका? साइन स्क्वायर वाले पद का ही लेना है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर का औसत कितना? 1/2। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखो बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसका औसत 1/2, प्लस यहाँ पर बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट, और साइन स्क्वायर का वापस से औसत कितना? 1/2, इसका औसत 1/2। ठीक है, तो ये कितना होगा फाइनली कितना आया रे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट,
और बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये औसत ऊर्जा घनत्व है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। ये ध्यान में रखना। आगे इस फॉर्मूला को अपन और सॉल्व करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा फैक्ट तो यही है ना। चलिए इसे मैं बना देता हूँ समीकरण नंबर 1 हमारे लिए। ठीक है, इसको अपन ने क्या बनाया? समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक, अब देखो आगे, अब अपन क्या सिद्ध करने वाले हैं वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों। हमने बोला हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं, हम यह जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू होता है E नॉट डिवाइडेड बाय B नॉट। होता है नहीं होता? इसका मतलब ये है कि E नॉट का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या भाई? CB नॉट। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? डन है। तथा C इज इक्वल्स टू होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। होता है। इसका मतलब C स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। होगा नहीं होगा? ये भी हम जानते हैं। तो दो फैक्ट तो हमें पता है। ठीक है, अतः अगर मैं बात करूं औसत ऊर्जा घनत्व, वो भी UE की, जो कितनी आ रही है हमारे लिए? कितना? 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर। और अगर आप औसत ऊर्जा घनत्व देखें चुंबकीय क्षेत्र वाले का, तो वो आ रहा है B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4μ0। यही तो आ रहा है। अरे गौर करके देखो, मैंने क्या लिखा था? औसत ऊर्जा UE और UB का ही तो है औसत ऊर्जा घनत्व। UE और UB का ही तो औसत ऊर्जा घनत्व है। तो UE की जगह देखो ये वाला टर्म आ रहा है, और UB की जगह आपको ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है। औसत में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? मैं वही यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। एक मिनट, ठीक है। तो देखो एक बार के लिए इस चीज़ को समझो। तो हम क्या बोल रहे हैं? मैं UE को आगे लेकर के चल रहा हूँ, UE को आगे लेकर के चलते हैं। तो ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा। E नॉट की जगह मैं लिख रहा हूँ CB नॉट, तो ये होगा CB नॉट, और उसका वर्ग है तो C का भी वर्ग हो जाएगा और B नॉट का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर होगा, है ना। चलिए C स्क्वायर का भी फिर मान रखो, तो ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। C स्क्वायर का मान रख दिया बच्चों, और ये B नॉट का स्क्वायर ऐसा का ऐसा। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या आया रे देवताओं? 1/4 B नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यही आ रहा है क्या? गौर करो, ये UE था, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व, और आप देखोगे ये चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। ये बात ध्यान में रखना। UE वास्तविकता में बराबर होता है किसके? UB के। इनका ऊर्जा घनत्व जो है वह समान होता है परिमाण में। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E नॉट का स्क्वायर बराबर है 1/4 म्यू नॉट और ऊपर B नॉट के स्क्वायर के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला अतः ऊर्जा घनत्व, अतः ऊर्जा घनत्व, देखो औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व देखो रे कितना था? ये औसत ऊर्जा घनत्व था। और आप इस UE की जगह UB लिख सकते हैं, या फिर UB की जगह UE लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? हमने वही काम किया, हमने लिखा औसत ऊर्जा घनत्व जो था वो वास्तविकता में किसके बराबर था? UE प्लस UB के। अरे इसी के ही तो बराबर था। इसका मतलब
ये यू ई अगर मैं ऐसा का ऐसा ही रहने दूं और इस यू बी की जगह मैं यू ई लिख सकता हूं क्या? तो बताओ ये 2UE हो सकता है क्या? देवताओं बताओ रे, हो सकता है नहीं हो सकता? या फिर ये और क्या हो सकता है, 2UB भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू यू ई का मान कितना रे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। 1/4 से 2 को हटाओगे तो 1/2 आएगा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। या इससे सॉल्व करो, 2UB की जगह क्या लिखूं, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, यही लिखूं। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही आएगा क्या? तो औसत ऊर्जा घनत्व का मान किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग का ये होता है बच्चों, ये होता है। आप चाहें तो इसे आगे चेंज कर सकते हैं, कैसे? ERMS इज इक्वल्स टू E0/√2 लिख सकते हो। ऐसे ही BRMS इज इक्वल्स टू B0/√2 लिख सकते हो। तो आप इसमें RMS मान भी डाल सकते हैं, क्योंकि दौलनी है ना, प्रत्यावर्ती की तरह बिहेव कर रहा है, समय के साथ चेंज हो रहे हैं, दोनों अपनी दिशा को चेंज कर रहे हैं, तो आप RMS मान में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी सजेशन नहीं दूंगा कि RMS में भी जाओ, बस इतना करके छोड़ के आ जाओ। ठीक है, तो औसत ऊर्जा घनत्व इस तरीके से निकाला जाता है, पता चला। और ये जो अपन ने बीच में डेरिवेशन की ना, ये आपका न्यूमेरिकल का पार्ट है। ये एक न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल के अंदर है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व के तुल्य होता है। ये डेरिवेशन वो वाला भी मैंने बीच में डाल दिया है। ठीक है, डन हुआ। चलो, तो ये रामायण 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ, ये एक और हट जा भैया, हट जा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ज़्यादा टास्क हो गया न्यूमेरिकल का, है, लेकिन ये आता है यार बच्चों, ये चीज़ पूछी जाती है, इसलिए ज़रूरी है ये, है ना। चलो, तो ये क्लियर हुआ देवताओं, डन है ना। सीधा सीधा सा टास्क था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधा सीधा सा टास्क था ये। ठीक, एक बच्चों यहाँ पे आता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग सदिश, और पॉइंटिंग सदिश के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये बताता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा पारगमित होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग सदिश बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊर्जा पारगमित होती है वह पॉइंटिंग सदिश को प्रदर्शित करती है। और यह पॉइंटिंग सदिश वास्तविकता में विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा को भी प्रदर्शित करता है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा कहाँ की ओर जा रही है ना, ये वो बताएगा पॉइंटिंग सदिश। ठीक है, तो पॉइंटिंग सदिश को एस वेक्टर बोलते हैं, और एग्जाम में एस वेक्टर पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, 1/μ0 E क्रॉस बी वेक्टर। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा ज्ञात की जाती है। अब देखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा नहीं, मैं संचरण की दिशा बोल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा ज्ञात की जाती है। किस दिशा में जाएगी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगी, दूसरा दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगी, तीसरा दिया हुआ है ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर की दिशा में जाएगी, और चौथा डी दिया हुआ है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में जाएगी। और फिर आपको सही ऑप्शन चूज करना था कि कौन सी दिशा में जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना, ये ई क्रॉस बी, ये विद्युत क्षेत्र के संचरण की दिशा को बताता है, ई क्रॉस बी। ठीक है, मतलब समझिए ई क्रॉस बी में ये और ध्यान में रखना, इधर आई कैप लिखता हूँ, इस तरफ जे कैप और इस तरफ के कैप, है ना। तो ये रामायण ऐसी चलती है क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज। मतलब मेरे कहने का मतलब समझिएगा, आई कैप को जे कैप के साथ में क्रॉस करवाओ तो प्लस का के कैप आएगा, ऐसे ही जे कैप को के कैप के साथ में क्रॉस करवाओ तो फिर प्लस का आई कैप आएगा, जे को आई के साथ में। ऐसे ही के को आई के साथ में कराएंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप करवाया जाए तो प्लस का जे कैप आएगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, जैसे जे क्रॉस आई कर दिया जाए, तो फिर ये माइनस का के कैप आएगा। के क्रॉस जे कर दिया जाए तो ये माइनस का आई कैप आएगा। ऐसे ही आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया जाए तो ये माइनस का जे कैप आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक्स डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है और वाई डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है तो फिर संचरण कौन सी दिशा में होगा, के डायरेक्शन में, प्लस के जेड डायरेक्शन में। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में अगर विद्युत क्षेत्र है और जेड डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है तो संचरण एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर जेड डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, एक्स डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है तो वाई डायरेक्शन में संचरण की दिशा होगी। ये ध्यान में रखो, इस तरीके से ये काम करेगा, है ना। ई क्रॉस बी के कॉन्सेप्ट पे ये काम करेगा, इस चीज़ को दिमाग में रखेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा, लेकिन ये चीज़ अभी ध्यान में रखेगा। और पॉइंटिंग सदिश का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होता है, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। डन हुआ ये पॉइंटिंग सदिश दिमाग में रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो एक इंटेंसिटी का और आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। एक और आता है, ये न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है, वैसे कहीं इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन तो भी देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। वैसे मैं आपको ज़्यादा समझा दूंगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना, छोड़ो रे यार। इंटेंसिटी को आई लिखते हैं, इसके दो फॉर्मूला हैं। एक तो होता है पावर में एरिया का डिवाइड लगा दो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, पावर में किसका डिवाइड लगाएंगे, एरिया का। और दूसरा है औसत ऊर्जा घनत्व को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। औसत ऊर्जा घनत्व कितना था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 1/2 म्यू नॉट और यहाँ पर बी नॉट का स्क्वायर है, इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे इंटेंसिटी के फॉर्मूला है, ये सारे इंटेंसिटी के फॉर्मूला। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी, टोटल एनर्जी रिलेटेड टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, या सॉरी मैं इंग्लिश में बोल गया, किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में पारगमित होने वाली ऊर्जा जो है वह तीव्रता कहलाती है। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से पारगमित होने वाली ऊर्जा, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से पारगमित होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। उसके ये फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं। हालांकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम हैं, आप देखेंगे आरबीएससी में कभी इससे न्यूमेरिकल आया नहीं है, लेकिन तो भी याद रखने में कहाँ दिक्कत है, क्या बुराई है अगर चीज़ें पता रहें तो, है ना। ये क्लियर हुआ, सिंपल सा टास्क था ना। तो देवताओं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आपको पता चल गया होगा। मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बच्चों, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और उन न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी मैं एक बार वहाँ बताऊँगा, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी मैं एक बार वहाँ बताऊंगा। अभी सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे ही दिमाग में रखिएगा कि ई को कैसे लिखा जाता है, बी को कैसे लिखा जाता है, औसत ऊर्जा घनत्व क्या होता है, सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए अभी इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर। और लाइक और शेयर कर सको तो कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।